नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा और आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। क्योंकि संजय नाम स्पेशल होता है और आज मेरे ऑफिस में एक संजय नाम के ही एक ऐसे 5 ब्रांड नेता आए हैं जिन्होंने अपने दम पर एक पार्टी खड़ी करी और काफी राजनीतिक दलों की नींद उड़ा दी। निषाद समुदाय का बहुत बड़ा वोट है उत्तर प्रदेश में और कई दर्जन सीटें निषाद वोट प्रभावित करते हैं। निषाद पार्टी बनाकर संजय निषाद जी ने एक अपनी पहचान बनाई। अपने बेटे को उस ऐतिहासिक उपचुनाव में गोरखपुर से जितवा दिया और मुख्यमंत्री की छवि पर पहली बार डेंट पड़ा जब प्रवीण निषाद गोरखपुर से सांसद बन गए। आइए हम बात करते हैं संजय निषाद जी से और जानते हैं उनके राजनीति के कुछ ऐसे अनछुए पहलू जिनसे मैं भी वाकिफ नहीं था। संजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपसे आपका। और इसलिए स्वागत है कि आप एक ऐसे योद्धा टाइप के नेता हैं जिन्होंने अपने दम पे अपनी पहचान बनाई। सबसे पहली बात तो ये मुझे खुद नहीं पता था, मैं आपको जब जानता था आपके बारे में तो मैं सोचता था आप जैसे केवल ग्रामीण प्रदेश से आके और आप नेता बन गए, लेकिन अभी अभी बात हुई पता चला आप स्वीडन से डॉक्टरेट करके आए हैं। तो शुरुआत मैं वहाँ से करना चाहता हूँ। आप सुनते एक छोटे से क्लिनिक चलाते थे, क्या क्या बैकग्राउंड थी वो आपकी? पहले तो मैं एक जंगल बब्बन मेरा गांव है। पिताजी का नाम श्री विजय कुमार निषाद, माता जी हमारी जो सुधा देवी थी। एक तरफ जंगल, एक तरफ ताल है, एक तरफ नदी है। उस गांव से जन्म लिया था और हम लोग एक संघर्षों से वहाँ पढ़ के 7 किलोमीटर पैदल जाके पढ़ते थे। फिर वहाँ से आया, सब कुछ किया। फिर मैंने इलेक्ट्रोपैथी बड़ी लड़ाई लड़ी इसके लिए। और चूँकि माता जी बहुत बीमार रहा करती थी, इसके लिए हुआ कि अब डॉक्टर बनना चाहिए हमें। फिर डॉक्टर बने और इसे एक ऐसी चिकित्सा पद्धति जो तुरंत काम करती है, इलेक्ट्रोपैथी, जो पौधों के एंजाइम पर आधारित है। फिर उसमें मैंने स्वीडन से पोस्ट मैंने PhD की और उसके बाद फिर प्रैक्टिस की। तो 10% लोग वो हैं जो राजनीति के हिस्सेदार हैं और 90% वो लोग हैं जो राजनीति के शिकार हैं। तो फिर हमें पता चला कि राजनीति क्या होती है। फिर इस क्षेत्र में आया कि कैसे शिकार बनाए जाते हैं। तो पता चला कि पहले राजा नीति बनाते थे, इससे प्रजा सुखी थी। और नीति क्या बनाते थे कि वो ज़मीन से जो रुपया निकलता था, नेचुरल रिसोर्सेज, और जो विदेशों से पैसा आते थे, उससे वो जनता को देते थे। तो हमें एक जस्टिस ऑफ इंडिया नाम की किताब पढ़ने का अवसर मिला और उस किताब में लिखा था कि भाई इस देश की आबादी जब ईस्वी फर्स्ट में 2 करोड़ थी और 75% एजुकेशन था, 33.5 GDP ग्रोथ था, तो हम दुनिया को खिलाते खिलाते, तब इसका नाम सोने की चिड़िया कहे जाती थी। तो हमारे निशा में हमें किताब मौका मिला पढ़ने का। तो उसे पता चला कि सती चौरा घाट पर अंग्रेजों ने जब नाव पर लाद के ले गए, तो इलाहाबाद एक जगह है श्रृंगेरपुर धाम, वहाँ नाव शाम हो गई। तो जब नाविक जो है वहाँ गए ऊपर और नीचे वो लोग अपना नाव में थे, तो साहित्य में मिलता है कि वहाँ पूछा कि भाई किसका टीला है, तो लोगों ने बहुत डांट के कहा कि टीला नहीं है, किला है निषाद राज का। तो मछुआरों को लगा कि नहीं, हम तो मछली मारने वाले केवट मल्लाह छोटी जात के हैं, लेकिन ये तो किला है निषाद राज का। तो पता चला कि निषाद राज कौन थे, राम को पार उतारने वाले थे, गले मिलने वाले थे, उस जमाने में एक साथ पढ़ने वाले थे, राजा थे। तो आज के दिन में ये लगा कि उन्हें इस देश का जो रुपया है वो विदेश वाले लूट के लेके जा रहे हैं। तो वहाँ उनको डांटा वहाँ के लोगों ने कि भाई तुमको आज तो निषादों मछुआरों के नाम तो पानी दाना मिल रहा है, अगर अगली बार आए तो उल्टा टांग दी जाओगे, तुम लुटेरों के साथ रहने के बाद लुटेरे साबित हो जाए खोजा। उस समय जो है साहित्यकारों ने खोजा कि इस देश में किस देश का नाम जो है, पहले आज इंडिया पड़ा हुआ है, मुगल थे तो हिंदुस्तान था, जब जब शक्यमन हूण थे तो जम्मूद्वीप था, आज थे आर्यव्रत था। और प्राचीन साहित्य में मिलता है, जो वेद रामायण जो गीता है, उसमें इस देश का नाम निषाद देश है। और ये उसको निषाद लिखने वाली जातियां हैं केवट मल्लाह, ये अपनी असली हकदार हैं। ये लोग अब पहले भी लड़े, आज भी लड़े, आगे भी लड़ेंगे, इनको उजाड़ो पहले। तो आप उस किताब को पढ़ के आपका जीवन चेंज हुआ? हाँ, तो कानून बनाकर इन्हें उजाड़ दिया 12 अक्टूबर 1800। बाम सेफ आपने उसी सोच से ज्वाइन किया? निश्चित रूप से। तो फिर हमें किताबें मिल गई और उस समय कांशीराम साहब थे और उस समय उन लोगों ने एक सामाजिक आंदोलन छेड़ा था। आप कांशीराम के संपर्क में रहे? निश्चित रूप से 11 साल 8 महीने उनके साथ। 11 साल। उस समय में जमुना प्रसाद निषाद जी आपके यहाँ के इलाके के बड़े नेता हुआ करते थे ना, निषादों के? क्योंकि उस समय बहुजन समाज पार्टी को योगदान देने के लिए जमुना जैसे जो नौजवान नेता आए थे और 18 साल तक राजनीति करते रहे और हमेशा वो हार जाते रहे। और हराने वाले से बदला लेने के लिए हमने राजनीति भी शुरू की कि भाई जो 18 साल तक हराता हो 2000, 4000, 5000 वोट से, तो क्यों हराता है। इसके मतलब ये पता चलता है कि इनके पास सेना नहीं थी। सेना नहीं है, हमारे लोग जो है झुग्गा भर वोट
पौवा पीकर पावर वाले को, जो पार्टी वाले उनको वोट दे देते हैं। अब पौवा भर लोग जो है वो पॉलिटिकली ट्रेंड लोग हैं और अपनी पार्टी के लिए भी लगाए हुए हैं, झौवा भर वोट पर पौवा के लिए भी लगाए हुए हैं। और ये बेचारे, इनके ऊपर ये गौरवशाली इनका इतिहास रहा है और इनके ऊपर पौवा के लिए भी लगा, बहुत खराब लगा है। केवट मल्लाह तो थे ही, नीच जात के थोड़ी लिए भी लगा था, एक अलग से राजनीतिकों ने पौवा के लिए भी लगा दिया। तो इनको भी पार्टी का जब लेवल लगेगा तभी जाके पावर में आएंगे। वो झुग्गावर लोग जो थे वो अब तो आपके साथ ही है ना? निश्चित रूप से हैं, और उसी को पहचान करने के लिए, उन्हीं को एक लेने के लिए, और 2018 का जो चुनाव था वो एक टर्निंग पॉइंट था। हमें मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री का गोरखपुर, फूलपुर, कैराना, नूरपुर चारों जगहों में निषादों ने एकता दिखाई हमारे साथ, और उसी एकता की देना समाज मेरे साथ है और उसकी पहचान बनाकर उसको काम किया। संजय जी, एक ऐतिहासिक टर्न था जिस समय आप पूरे देश की राष्ट्रीय मीडिया में आए थे, वो ये टर्न था कि मुख्यमंत्री के क्षेत्र में बीजेपी की सरकार थी, आपके बेटे को एक समाजवादी पार्टी और आपने मिलकर एक साझा उम्मीदवार खड़ा किया, आपका बेटा गोरखपुर से जीता। निश्चित रूप से मुख्यमंत्री की शान पर सवाल खड़े हुए। तो जो आपका अखिलेश जी का गठबंधन था वो अचानक कैसे हुआ था? तो नहीं, जब हम 2015 में मैंने एक बहुत बड़ा 7 जून 2015 की बहुत बड़ी मैंने रेल रोका था अपने आरक्षण के मुद्दे को लेकर, क्योंकि ये समाज जो है हमेशा लड़ता रहा। अंग्रेजों ने अखिलेश जी की सरकार थी, आपने रेल रोकी थी, आंदोलन हुआ था, लोग मरे थे, कई गाड़ियों में आग लगा दी गई थी, आप जेल में थे। तो जिस व्यक्ति की सरकार में रेल रोका गया, वहां पे आगजनी हुई, आप जेल गए, उस व्यक्ति से इतनी रातों रात कैसे गठबंधन हो गया और वो भी मुख्यमंत्री के खिलाफ? नहीं, तो 2017 में मैं जब चुनाव लड़ा तो मैंने 6.5 लाख वोट पाया। हम 50,000 में खुद ही लड़ा गोरखपुर में, और मेरे लड़ने में 40,000 वोट पाया, उनका कैंडिडेट 4,000 वोट से हार गया। तो ऐसे 30 सीट थे जो 4,000 3,000 वोट से हारे, मैं 30,000 40,000 50,000 वोट पाया। तो और बसपा ने भी यही हाल हुआ। तो 2018 में लोगों ने कहा भाई राजनीति करना है तो अगर राजनीतिक दुश्मन अगर हमारी भाजपा है तो भाई 3 अगर राजनीतिक दुश्मन है तो एक को हटाने के लिए 2 को तो दोस्त बनना पड़ेगा। इसलिए हम लोग सपा बसपा एक होकर भाजपा के खिलाफ वहाँ ये कहा जाता है संजय जी कि आप बहुत मतलब प्रस्त नेता हैं। आपको जब बहुत बड़ा बैकग्राउंड चाहिए था तो आप अखिलेश के साथ आए, अपने बेटे को आपने एमपी बनवाया, पूरे देश में ब्रांडिंग करी, और फिर बाद में आपने बहुत टर्न दिया, उन्हीं अखिलेश को छोड़ गए, आप बीजेपी में चले गए, आपका बेटा बीजेपी सांसद बन गया। अखिलेश को मैंने नहीं, अखिलेश ने खुद ही भाजपा में एक है कि हर बिरादरी को स्वागत करते हैं, गले मिला कर रखते हैं, चाहे उनके साथ भले धोखा देते हो लेकिन गले मिला कर रखते हैं। एक लाइन भाजपा अपने साथ हर बिरादरी को गले मिला के रखती है, भले ही बाद में धोखा देती है, ये लाइन है। लेकिन आज के दिन में अखिलेश जो है गला मिलाकर गले दबाने का काम करते हैं। जब 5 दिन रह जाता है तो 6 दिन रह जाता है, जो तय हो जाए उस पर कायम रहना चाहिए। अगर हम 1 साल से रहे, हम लोग 4 सीटें कैराना, फूलपुर, गोरखपुर, फूलपुर, कैराना, नूरपुर जीते, तो हम कहते हैं हम खराब थे, लेकिन वो 3 जगह क्यों सीट बदल दिया जहाँ इतिहास है, जहाँ मुख्यमंत्री हराए गए थे, वहाँ जहाँ कभी उनका कैराना में और वहाँ नूरपुर में नहीं हो पाता था। तो ये सारी चीज़ें ये करती हैं। तो उन्होंने जो वादा किया था पूरा नहीं किया। उन्होंने कहा 1 सीट आप लड़ लो और अब 80 हम दे दो, 80 सीट दे दिया, एक तैयार था, और इंजीनियर प्रवीण निषाद ऐतिहासिक जीत थे। तो जो ऐतिहासिक जीत को अगर आप उसको इतिहास गलत साबित करना चाहते हैं तो मजबूरी है, जिंदा रहने के लिए तो कहीं ना कहीं जाना पड़ेगा। तो आपको क्या हिसाब से अखिलेश यादव ने ऐसा क्यों किया, क्यों आपको धोखा? अब उनके राजनीतिक सलाहकार ऐसे रहे होंगे जिन्होंने उनको जो हमें पता चला कि राजनीतिक सलाहकारों ने सलाह दी कि निषाद जो है राम भक्त हैं, और ये राम भक्त हैं, निषाद राज और राम इकट्ठे हो गए, डॉक्टर साहब जय निषाद राज का नारा लगाते हैं, अयोध्या का नाम लेते हैं, राम श्रृंगेरपुर निषाद राज का नाम लेते हैं। अगर अलग लड़ जाएंगे तो भाजपा का वोट कट जाएगा, हम जीत जाएंगे। फिर हमें लगा कि नहीं, अलग लड़ने से फिर हम लोग फिर हमारी पार्टी को एक पोजीशन खराब होगा कि अगर हम हर विधानसभा में अगर हम लोग 10,000 20,000 50,000 वोट पाए हैं, अगर हम कहते बंद मुट्ठी लाख की, खुली मुट्ठी खाक की हो जाए, अगर हम लड़ जाते हैं लास्ट में 15 दिन में, हमारा बूथ नहीं गठन है जहाँ, तो अगर हम लड़ जाते हैं तो हमें वोट नहीं मिल पाएगा। और चूंकि 1 साल तक हम जहाँ थे वहाँ बूथ गठन कराया था, वहाँ संगठन था, तो संगठन से वो ट्रांसफ़र हो जाता, उनके लोग ले लेते बूथ गठन करा के, लेकिन वो धोखा दिए और उनके राजनीतिक सलाहकारों ने उन्हें डुबोया है। और कुछ वो अभी उसी तरह का घटना देख लो बिहार में भी हो गया। ये राजनीतिक सलाहकारों ने डुबो दिया या बीजेपी से ज़्यादा ऑफर मिल गया आपको? नहीं, हमने तो बीजेपी तो 1 साल बीजेपी जो उसको लेती है बहुत सारा माल टाइप के देती है। 1 साल से बीजेपी मेरे पास चल रही थी। अगर हमें माल
पाल लेना होता तो मैं पहले चला गया था, बल्कि मेरे को जब इन्होंने हैसियत मजबूत करके गए ना, आप बेटे को एमपी बना दिया फिर गए ना। नहीं अगर शुरू में जाते तो एक कमजोर मतलब एक पार्टी का अध्यक्ष, लेकिन अब मुख्यमंत्री को हरवा के मुख्यमंत्री के क्षेत्र में फिर जाके थोड़ा रेट बढ़ता है ना, पॉलिटिकल पार्टी तो ऐसी करती है आमतौर वेट पे। हमारे कर्मों का, मैं उसको काम कर रहा था ना, मैं काम कर रहा हूँ कि जमीन पर काम कर रहा हूँ कि वंचितों को, राम जब गए थे लड़ाई लड़ा तो चाहते तो बाली को गले लगाते, लेकिन उन्होंने सुग्रीव को लगाया, कहा था कि भाई कमज़ोर आदमी है। हमने कमज़ोरों को गले लगाया जिसे 70 साल से उन्होंने ठुकराया है। अगर हमें भाजपा के साथ जाना होता तो मैं 1 साल पहले से हमें खोज रहे थे, नहीं जाते। अखिलेश ने धोखा दिया तब हमें भाजपा के पास जाना पड़ा, बल्कि भाजपा ने तो अपने दरवाजे बंद कर रखे थे। उन्होंने सारी सीटें डिक्लेयर कर रखी थी, 8 सीट बची थी, 8 सीट में हमें 1 सीट लड़ाने के लिए गई थी। वादा भी किया था कि हम करेंगे और अपना करना भी चाहिए। संजय जी, जिंदगी बीत गई आपकी लिटरेचर पढ़ते हुए, चर्चिल पढ़ा आपने, मार्क्सवाद पढ़ा आपने, और आपकी आइडियोलॉजी भी वंचितों की, दलितों की। फिर आपका बीजेपी का विचारधारा पे, मानसिक विचारधारा पे आप एक हैं बीजेपी के साथ? नहीं हम देखो मतलब मन आपका जुड़ता है? देखिए, पार्टी से समझौता है लेकिन विचारधारा समझौता नहीं हमारा। आज के दिन में निषाद राज का नाम अगर योगी आदित्यनाथ लेते हैं और प्रधानमंत्री लेते हैं, निषाद राज के किले बनाते हैं, 15-20 करोड़ रुपया 1000 करोड़ दिया और लिया और मूर्ति लगवा रहे हैं निषाद राज का, तो विचारधारा हमारा है कि पहले राजा नीति बनाते थे, प्रजा सुखी थी, फिर वही नीति आनी चाहिए जो पहले निषाद राज के समय थी, जब हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी मजबूत थी। तो भाजपा के साथ भले हैं, लेकिन टोपी झंडा हमारा सर पर, हमारे लोगों की टोपी झंडा भाजपा ने खुद लगाया वोट लेने के लिए। तो हमें तो अपनी पार्टी को खड़ा करना, प्रचार करना था कि कोई भी पार्टी हो जो हमारे झंडे को, टोपी का स्वागत करे और हमको, मेरी पार्टी को जगह दे। तो जो झंडे का स्वागत करता है वो भाई हो जाता है। लेकिन भाजपा का इतिहास रहा है, जो आया समुद्र है, उस नदियों को पता नहीं चला है। तो वो जो निषाद राज का किला बन रहा है, मूर्ति लग रही है, कहीं ऐसा ना हो कि आपके वोट बैंक जो है वो कुछ दिनों बाद बीजेपी में दिखाई दे, आप अकेले नेता रह जाए? नहीं ऐसा नहीं है। अभी उपचुनाव में पता चल गया क्या कि अगर मैं नहीं गया होता तो गांव जाते थे बीजेपी वाले, उन्होंने कहते थे कि नहीं, आपके आने से कुछ नहीं होना। डॉक्टर साहब जब तक नहीं आएंगे वो नहीं कहेंगे, उनका फोटो नहीं आएगा, उनका सिग्नेचर नहीं आएगा, उनका ऐड नहीं आएगा, तब तक हम लोग कहीं जाने वाले हैं। हमारा आरक्षण है, हम भाजपा के साथ अपने आरक्षण के मुद्दे के लिए गए थे। अगर 10% आरक्षण आप 1 घंटे में एक दिन में ले सकते हो तो मझवार गौड़ तुरहिया खरवार बेलदार खरोट कोली नाम से है। हम भाजपा के साथ इसी मुद्दे के लिए गए भाई कि आज विभागों में जाइए तो देखो, जितने आधे में से आधे में हाथी और साइकिल है, आधे में बाबा लोग हैं। हमारे आदमी तो कोई होमगार्ड भी नहीं है, हमारे लोग ऑफिसों में कुछ नहीं है। तो हमने कैडर करके रीच द वोटर एंड टीच द वोटर इन द कास्ट वोटर, हम वोटर के पास जाकर वोटर को पढ़ा के उनकी कीमत बताकर, उनकी कीमत क्या है कि हमें आरक्षण दे दोगे तब तुम्हारे साथ रहेंगे। सपा ने धोखा, बसपा ने आरक्षण पर स्टे लिया, उसे छोड़ दिया। हम कांग्रेस ने धोखा दिया, कांग्रेस का बटन दबाना बंद कर दिया, कांग्रेस मर गई। अगर बसपा ने उनको धोखा दिया, वो स्टे लिया, तमाम नेता बनाए, रमना निषाद को मरवाए और तमाम लिया, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी ज़्यादा, लेकिन उसका आरक्षण पर स्टे ले लेती हैं। और जब मुलायम सिंह आते रहे तो पिछड़ी जात से निकाल देते थे, कहते तुम अनुसूचित हो, उधर स्टे ले। 30 साल से इन्हें न अनुसूचित रहे न पिछड़ी रहे, इनके नौकरियों पर डाका डाल दिया। ये तो ये कैडराइज लोग हैं कि अगर ये साइकिल छोड़, पंजा छोड़ दिया, पंजा खत्म हो गई, साइकिल छोड़ दिया, आप देख लो कहाँ हो गई, और कमल वो क्या नाम है, हाथी छोड़ दिया, कहाँ चली गई। तो अगर इनका आरक्षण नहीं मिलेगा तो भाजपा को भी छोड़ देंगे। तो आप कब तक उम्मीद कर रहे हैं, कब तक आपके सपने पूरे होंगे? निश्चित रूप से समाज हमारे साथ है, समाज के फैसले, समाज के कहने पर हम भाजपा के साथ गए। समाज के कहने पर हमने पूछा था भाई कि सांप मारना है तो डंडा तुम्हारा कमज़ोर है, दूसरे डंडे मारोगे, कहाँ मार देंगे। तो जब गोरखपुर की सीट जीतना था, कह भाई कैंडिडेट तुम्हारा होगा, डंडा किसी का होगा, कहाँ ठीक है। तो साइकिल से उन्होंने चुनाव लड़ के जीत लिया और अपना ताकत दिखाई। तो मैं इसी बात की बात कर रहा हूँ कि ये राजनीतिक अवसरवादिता है ना, कि नहीं, जब आपको अवसर मिला आपने एक पार्टी का इस्तेमाल किया, फिर उसको छोड़ दिया। आज बीजेपी के साथ है लेकिन तब भी कह रहे हैं आपके विचारधारा। तो ये राजनीतिक अवसरवादिता काशीराम ने सिखाई थी आपको? नहीं, अवसरवादिता नहीं है, रिजर्वेशन जो आरक्षण है वो अवसर है। आज आरक्षण नहीं होता तो दलित समाज का बेटा, आज के दिन में बेटी मुख्यमंत्री नहीं होती, उनके IAS PCS नहीं होते, एक थाने में 8 दरोगा, आधे पुलिस वाले नहीं होते। आज आरक्षण OBC का नहीं होता
तो आज उनके लोग नहीं होते। अवसर का लाभ तो इन लोगों ने उठाया है कि सामाजिक न्याय समिति का रिपोर्ट कहती है कि आज के दिन में जितनी संख्या नहीं है उससे ज़्यादा साइकिल के लोग सवार हैं नौकरियों में, और जितनी संख्या दलित की नहीं उससे 100 गुना ज़्यादा सवार हैं उस पर हैं, बाकी लोग बेचारे घूम रहे हैं। तो अवसर का लाभ तो उन्होंने उठाया। हम तो अवसर ये है कि हम किसी के सहारे किसी का वोट हमने लिया है। एक देसी फार्मूला है कि किसी के यहाँ शादी पड़ती है तो हम लोग उसको कुछ देते हैं सहयोग में, लेकिन जब अपने यहाँ पड़ती है तो उससे वापस लेते हैं। तो 70 साल से तो हम लोग इन लोगों को वोट दे रहे थे, अब हम लोग वोट लेने के लिए ले रहे हैं। भाई दिया तो अब दे दो हमें, भाई 70 साल से दिया तो हमें दे दो। आपको संघ में शामिल करके सहयोगी दल के रूप में आप हैं बीजेपी के हर अच्छे और बुरे काम में आपकी भी भागीदारी है, तो जो सरकार चल रही है उससे आप सहमत हैं भागीदार के रूप में? देखो, मित्र हैं तो मित्र की हैसियत से उन्हें आगाह करते हैं। क्या आपने आगाह करते हैं कि भाई देखो, मत्स्य मंत्रालय बना दिया आपने मछुआरों का, लेकिन उसे दिल्ली से दरवाजे तक नहीं पहुंचाया। ये अधिकारी कर्मचारी गुम रख गए हैं। आज के दिन में मझवार जो है अनुसूचित जात की सूची में सूचीबद्ध है, फिर भी हाई कोर्ट से स्टे दे दिया चोरी से, और फिर आज तक वकील खड़ा नहीं हुआ। तो ये जो ब्यूरोक्रेट्स आपको घुमा रहे हैं, तो ऐसा न हो कि जैसे अखिलेश धोखा खाएं आप भी धोखा खा जाओ। तो हम उनको आगाह करते हैं। ये किसको कहा आपने? मैंने अब मंच से कहते हैं, संदेश देकर जो भी मिलते हैं उनके मुख्यमंत्री से कहा आपने? निश्चित मुख्यमंत्री से मैंने कहा कि भाई इनके आरक्षण का मुद्दा तुरंत मुख्यमंत्री आपकी बात निश्चित सुनते हैं? नहीं, क्यों नहीं सुनेंगे। मैंने उनसे कहा तो भाई मन में वो पीड़ा तो नहीं रहती है कि गोरखपुर में आपने उनको बहुत परेशान किया? नहीं, मिलते हैं, हंसी मिलते हैं और बात भी होती है, और जब भी मिलते हैं सामान पे कहता है कि मुख्यमंत्री थोड़े गुस्से में जाते हैं। नहीं, एकदम हंसी से मिलते हैं, हाल चाल भी पूछते हैं, कहाँ से हैं, चाय भी पिलाते हैं और सब करते हैं। और मैंने उनसे कहा कि आपने वादा किया था कि जब आप अच्छा, मुख्यमंत्री को जो आप सहयोगी दल के रूप में जो काम बता के आते हो, काम होते हैं आपके? नहीं, मैंने उनसे कहा था कि जो वादा किया था जब आप MP थे कि अनुसूचित जात का हक मिलना चाहिए, सदन में उठाया था हमारे आरक्षण जब रेल आंदोलन हुआ तब कहा था इनका जल्दी से कर दीजिए न, समाज जो है गुस्से में आ रहा है। तो मैंने उनसे कहा भाई क्या है, हमने कहा दूसरा आपने वादा किया था कि मूर्ति लगाना हो करवा दीजिए। तो जाएगा, चूंकि नहीं देंगे तो कहाँ जाएंगे आरक्षण क्या? आपको क्या लग रहा है मुख्यमंत्री मान जाएंगे, आरक्षण मिलेगा? निश्चित रूप से नहीं मानेंगे। तो वो समझे समाज जो है, समाज आरक्षण के नाम पर उनके साथ गया और समाज वो निर्णय लेगा उसका। कब तक आप फैसला करेंगे? निश्चित रूप से, चूंकि अभी दुर्भाग्य रहा कि सरकार जब बनती है 5-6 महीने चलने में लग जाती है, 5-6 महीनों से चलाने में लग जाता है। लेकिन जाने से भी पहले 5-6 महीने पहले कुछ नहीं होता। जब तक कोरोना आ गया 1 साल 9 महीने से, लेकिन जब सरकार जाने से 5 महीने पहले भी कुछ नहीं होता, तो सरकार के 6 महीने बचे हैं। नहीं, 1 साल बचा है और 6 महीने पहले वैसे भी कुछ निर्णय नहीं होता, आप भी जानते हैं। इसीलिए तो 13 तारीख को हमारे लोग संकल्प रैली गोरखपुर में कर रहे हैं। 13 तारीख को गोरखपुर में कर रहे हैं। गोरखपुर आप जानबूझ के, आपको संजय जी पता है कि नस दबती कहाँ से है? आपको पता है नस दबेगी गोरखपुर से दबेगी, है ना? अखिलेश की नस दबेगी तो वहाँ कहाँ पे दबेगी? तो आप जो रैली कर रहे हैं वो भी गोरखपुर में कर रहे हैं। गोरखपुर में आपने एक बार हराया मुख्यमंत्री को और फिर नस दबाने, इस बार कौन सी नस दबाने जा रहे हैं आप गोरखपुर में? मैंने हम एक्चुअल में अभी हमें पॉलिटिकल गॉडफादर ऑफ फिशरमैन की उपाधि से हमें अभी सुशोभित किया गया दक्षिणी भारत में विश्व मछुआ दिवस के अवसर पर पांडिचेरी में। तो अब पूरे देश के लोग ये कहते हैं भाई आप पॉलिटिकल गॉडफादर बनना चाहते हो उत्तर प्रदेश का? पॉलिटिकल गॉडफादर अगर लेदरमैन के हो गए कांसीराम, तो आज उनके न्याय की, उनकी बेटी की सुरक्षा कानून करता, उनकी जमीन की सुरक्षा कानून करता, कोई खरीद नहीं सकता है। आज के दिन उनके रिजर्वेशन का फायदा देता है। पॉलिटिकल गॉडफादर मिल्क मैन के पॉलिटिकल गॉडफादर मुलायम सिंह हो गए, तो आज देख लो उनके। तो मछुआरों ने हमें पॉलिटिकल गॉडफादर की जिम्मेदारी दी है और उस जमीन को देखने आ रहे हैं कि कहाँ पैदा हुए डॉक्टर संजय। तो राष्ट्रीय कार्यकारिणी और प्रदेश कार्यकारिणी ने तय किया कि मछेंद्रनाथ की धरती पर, मछेंद्रनाथ नाथ संप्रदाय के संस्थापक थे, उस धरती पर अगर गुरु गोरखनाथ से तपोभूमि है, वो कबीरदास की वो तपस्थली है, वहाँ बुद्ध की जन्मस्थली है, वहाँ सिंघानु निषाद का एक किला था, पहले रामग्राम नाम से जाना जाता है, रामगढ़ का पुराना नाम यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाता है। पहले ऋषि राजा राम वहाँ राजा हुआ करते थे, उनके लड़के अंजन निषाद थे, पहला कैलेंडर दिया था। तो हमारे सभी पार्टियां संकल्प लेती हैं और संकल्प लेने के बाद वो उस पावर में आती हैं। तो निषाद पार्टी भी संकल्प लिया है निषाद राज के किले पर। तो गोरखपुर वो जगह है कि हम लोग वहाँ, हमारा चूंकि जन्म गोरखपुर में है, इसलिए पूरे देश के लोग वहाँ आ रहे हैं। ये तो केवल मंच से कहने वाली बात ही। गोरखपुर पे आपकी रैली राजनीतिक मैसेज दे रही है। क्या निषाद पार्टी आने वाले चुनाव में बीजेपी के साथ चुनाव लड़ेगी? मैं कह रहा हूँ कि कोई भी पेड़ अगर हाथी लगी गाजियाबाद से, तो देश के लोग खाद पानी डालने आते हैं, वहाँ जाते रहे।
सैफई में पेड़ लगा साइकिल का, तो पूरे देश के लोग वहाँ सैफई महोत्सव मनाने जाते हैं। तो निषाद पार्टी की जड़ गोरखपुर है ना, तो खाद पानी लोग डालने आ रहे हैं। और खाद पानी डालने का मतलब है कि वहाँ हमारा राजनीतिक पृष्ठभूमि रहा है, हम बहुत लंबे समय से काम कर रहे हैं वहाँ, तो हमारे लोग चाहने वाले वहाँ ज़्यादा संख्या है, तो उनका भी इरादा था कि नहीं संकल्प दिवस मना जाए। जब प्रसाद निषाद जी जब तक जीवित रहे तब तक वो योगी आदित्यनाथ जी और मठ के लिए परेशानी भरा सबब बने रहे। तो आप भी गोरखपुर में अपनी जड़ें मजबूत करके फिर से मंदिर, मठ और योगी आदित्यनाथ जी को घेरने की रणनीति बना रहे हैं, प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं। नहीं, ये एक्चुअल में देखो, मैं तो मित्र हूँ ना, हम तो देखो दो बर्तन एक घर में रहते हैं तो आपस में बच जाते हैं, लेकिन टूटते थोड़ी हैं। अब बजाना चाह रहे हैं वहाँ पे तो मान के चलिए हमें, मैं तो घेरता मतलब यही मैं ये बजाना, आप योगी जी को बजाना चाह रहे हैं गोरखपुर में, वो बजाने के पीछे रणनीति केवल प्रेशर बना के आरक्षण है। नहीं, आरक्षण तो देखो, ये कोई भी मित्र हो, कोई भी पार्टी हो, जो वादा करती है उसका काम है निभाना, वादे को पूरा करना चाहिए। देखिए अभी तक तो बहुत कितने लंबा टाइम होगा ना आपके वादे को, तो आपका गठबंधन तो इसीलिए उनको याद भी तो दिलाना पड़ेगा कि आप ही ने उसी धरती पर योगी जी ने कहा था नहीं आरक्षण तो चाहिए। 13 तारीख को आप कोई तारीख डेट फाइनल करेंगे कि अगर आरक्षण इस तारीख तक नहीं हुआ तो आप अलग हो जाएंगे, नहीं, या कुछ हमारे चेतावनी, हम जा रहे या हैं। केवल अपने भीड़ इकट्ठी करेंगे, भीड़ को फिर अच्छी अच्छी बातें बताएंगे और फिर आपकी प्रेशर पॉलिटिक्स काम रहेगी। अभी तो मैं पूरे जिले में, अभी पूरा 18 मंडलों में गया था, फिर जिले में गया था, वहाँ एक ही आवाज़ आती है कि अब हमें भाषण नहीं चाहिए, हमें आरक्षण चाहिए। तो उस दिन भी लोग बोलेंगे, तो भाषण थोड़ी हमारा सुनेंगे, वो तो कहेंगे हमें आरक्षण चाहिए। तो हम भाई, मेरा यही वर्ड होगा। संजय जी आप तो बहुत बिल्कुल साफ कोई वाले नेता हैं। ये माना जाए कि 13 तारीख की रैली निषाद पार्टी के लिए ऐतिहासिक दिन बनेगी, कोई बड़ा फैसला हो जाएगा उस दिन, आर या पार टाइप का, या तो आरक्षण वरना डेट फाइनल की बीजेपी से अलग, ऐसा कोई फैसला होगा? नहीं, अलग क्या, या फिर ऐसी केवल लोक लुहानी बातें हो जाएंगी? नहीं, लोक लुहानी नहीं है। हम कहते हैं कि आज बीजेपी, हमारे पास वोट बैंक था तो बीजेपी ने हमारे साथ गठबंधन किया। वोट बैंक देखेंगे तो उनको दस्तखत भी करेंगे, जब तक देखेंगे नहीं करेंगे कैसे? उनको गुमराह कर रहे हैं नेता जितने हैं कि नहीं वोट हमारे पास पॉकेट में है, तमाम हमारे बिरादरी तमाम नेता हैं जिनको करते हैं। तो हम अच्छी बात करते हैं कि नेता उन्हें बना दो, मंत्री बना दो, राज्यसभा बना दो, लेकिन उनकी भी कीमत, उनका भी काम है ना कि समाज का आरक्षण की आवाज़ वहाँ उठाएं। अब वो नहीं उठा रहे हैं तो सड़क से सदन तक आवाज़ उठाने की जिम्मा डॉक्टर साहब ने लिया। संघर्ष के साथी रहे, इस पार्टी का नाम ही आंदोलन करने वाली पार्टी। तो हम सड़क पर लड़े और सदन में आवाज़ उठाए इंजीनियर निषाद का। अगर 7 सांसदों से हमारे आरक्षण की आवाज़ दिल्ली में उठाई है, तो 7 सांसदों की आवाज़ अगर वकालत वहाँ हुई है तो हम वकील है ना, हमें वकील को तो वकील के हिसाब से वकील का साथ देना ही पड़ेगा। तो हमें वो 7 सांसदों की आवाज़ को उस दिन बनाना पड़ेगा कि भाई सदन की कार्रवाई कब हुई, हमारे आरक्षण पर जो स्टे है उसे ख़त्म कराइए। और आप एक दिन में अगर जो लिखा नहीं था ले सकते हो तो मेरा लिखा हो दे दीजिए, नहीं तो ये लोग नाराज़ हैं। जिस तरीके से हाथी साइकिल पंजा छूना बंद कर दिए, तो ये जनता है और जनता हमको भी छोड़ देगी, आपको भी छोड़ देगी, हमारे मान के थोड़ी है। और जब आपको छोड़ देंगे तो आपको समस्या आएंगे, इसलिए हमारा काम है बताना। तो केवल आप ये बताएंगे, मतलब कोई स्पष्ट लाइन नहीं देंगे उस दिन की इतना समय मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ, कोई समय सीमा होगी कि इस तारीख तक आरक्षण पूरा नहीं तो निषाद पार्टी और भाजपा का मोहब्बत खत्म? जब जैसे उनसे जो उनके बड़े बड़े शीर्ष नेतृत्व जो हम लोग थे, तो जब भी मुलाकात होती है कहते हैं समय दो हम करा देंगे, काम होते हैं। तो समय सीमा आप लोग कुछ फिक्स करेंगे? राजनीति में तो कोई समय सीमा होती नहीं है, चुनाव से वो 2 महीने। जैसे कोरोना आ गया था तो हम क्या कर सकते हैं? कोरोना के टाइम में सारी तो रैलियां हो रही हैं, बिहार का चुनाव हो गया, बंगाल का हो गया, हैदराबाद की रैली हो गई। तो कोरोना तो कागजों अखबारों में, राजनेताओं के लिए कोरोना कहाँ है? और ये ऐसा मुद्दा भी नहीं है जिसमें बैठ के कोरोना का आपको पब्लिक मीटिंग में तय करना हो। कोरोना खत्म हो गया। संजय जी सवाल का जवाब भी नहीं दे रहे आपकी। कोई 13 तारीख को कोई ऐलान होगा? नहीं, उसमें ऐलान है कि भाई जनता अगर कह रही है कि जनता ने हमें बनाया है, तो हम जनता कहेंगे कि जनता भाई आप जो फैसला लोगे उस फैसले पर हम रहेंगे। अब जनता तय करेगी ना कि हम क्या करेंगे। तो आमतौर पे देश के राजनेता यही करते हैं, जनता से पूछते हो, जनता कुछ बताती नहीं है। हमारी जो जनता है, हमारी जनता कैडराइज है, पढ़ी लिखी है, और हमने उन्हें ट्रेंड कर रखा है। तो ट्रेंड लोग है ना, वो ट्रेंड लोग जानते हैं कि क्या करना। अच्छा, आखिरी सवाल, निषाद पार्टी उत्तर प्रदेश की 1 साल बाद होने वाले चुनाव, विधानसभा चुनावों में कितनी सीटों पर लड़ेगी? अब 160 सीटें हमारे निषाद बाउल हैं, जहाँ हम 1 लाख के आसपास वोट है, और मछुआरे हैं, और 160 सीटें हम मददगार हैं बीजेपी के। हम मददगार थे 37 सीटें लोकसभा में सीधे सीधे दिखाई देती, इसलिए हमें पूरा उम्मीद है कि भाजपा सारा काम हमारा करेगी। क्योंकि 160 सीट है तो दुनिया खेती भी करती है, अधिक खेती करती है। तो अब 160 सीटें अगर हम उन्हें जिता रहे हैं तो हम चाहेंगे कि वो 160 सीटें पा रहे हैं तो हमें आधा दे दें। आधा निषाद पार्टी को दे दें? क्यों नहीं देंगे? और मोल भाव कितने पे खत्म? हम कहते हैं कि 150 सीटें जब नीतीश को दे सकते हैं
आप कह रहे हैं कि कितना % वोट है, हमारा निषाद वोट वहाँ अधिक है। तो हम कह रहे हैं कि जब हमसे हमारे पास बूथ गठन होगा, हमारे पास सिस्टम होगा, जीतने का सिस्टम होगा, देंगे क्यों नहीं? देंगे क्यों नहीं? क्योंकि उन्हें जीतना भी तो है। हम कहते हैं 403 तो वो जीतेंगे नहीं। अगर हमारे भरोसे 150 सीट जीत जाते हैं तो क्या हो सकता है? और नहीं देते वो 100 सीट भी तो क्या करेंगे? निश्चित रूप से देंगे, वो कौन हारना चाहता है? और 100 सीट, अगर ये बात तो अखिलेश को भी समझ में आ जाती है अगर वो तो अखिलेश अलग क्यों होते हैं? नहीं, अभी हमें लगता है कि बीजेपी अखिलेश से ज़्यादा होशियार है, इसलिए और काम करेगी। तो ये थे संजय निषाद जी, बहुत एक स्पष्ट सोच है। निषाद समुदाय को आरक्षण की एक बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं। 13 तारीख को गोरखपुर में कोई फैसला बड़ा हो सकता है, बता नहीं रहे हैं, लेकिन उन्होंने इशारों में कह दिया कि 2 बर्तन जहाँ रहते हैं वह खटकते हैं। तो मुख्यमंत्री के क्षेत्र गोरखपुर में 13 तारीख को कोई बहुत खटाक की आवाज़ आ सकती है। इंतजार करते हैं, हम लोग भी 13 तारीख को इंतजार करेंगे। और मुझे लगता है 13 तारीख के बाद एक बार फिर संजय जी से बात करेंगे। निषाद समुदाय जो उत्तर प्रदेश की राजनीति में बहुत महत्व रखता है, उसमें स्वीडन से PhD करके आया हुआ एक व्यक्ति संजय निषाद किस तरह से चेंज लाता है, ये उत्तर प्रदेश की राजनीति की भविष्य तय करेगा। थैंक यू। अगर आप बेबाक और निष्पक्ष खबरें देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।